जिन ब्राह्मणों को सामंत भूमि दान में देते थे वे भी सामंत बन गए थे। कुछ मंदिर और यह भी इस काल में जमींदार बन गए थे। किसानों को जमींदारों को अत्यधिक कर देना पड़ता था, इसलिए किसान निर्धन होते जा रहे थे। मनुस्मृति से इस बात को बल मिलता है कि राजा कृषि योग्य भूमि का भी मालिक होता है। मेघातिथि ने भी भूमि स्वामित्व और भूमि रक्षण को पृथक नहीं माना है और दोनों अधिकार राजा को दिए हैं। इसी प्रकार अन्य स्रोतों और अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजा द्वारा भूमि दान की जाती थी, जो उनके भूस्वामित्व के अधिकार का द्योतक है। ऐसा नहीं है कि केवल राजा के भूस्वामित्व का सिद्धांत ही अस्तित्व में हो, इसके साथ साथ व्यक्तिगत भूस्वामित्व का सिद्धांत भी अस्तित्व में था। पूर्व मीमांसा में बताया गया है कि यज्ञ के पश्चात राजा भूमि के अलावा प्रत्येक वस्तु दान कर सकता था। इससे इस बात को बल मिलता है कि राजा का भूमि पर सार्वभौमिक अधिकार नहीं था। नीलकंठ ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि राजा समस्त पृथ्वी का अधिपति है, लेकिन कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व किसान का ही है, राज्य का नहीं। प्राचीन अभिलेखों से ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे विदित होता है कि राजा भूमि दान करते थे, लेकिन इससे यह ज्ञात नहीं होता कि कृषि योग्य भूमि पर राजा का स्वामित्व था या नहीं। अभिलेखों या दान पत्रों में लागों से यह कभी नहीं कहा गया कि वे अपनी भूमि छोड़ दें। उनको केवल यही आदेश दिया जाता था कि वे दान पाने वाले व्यक्ति का यथोचित सम्मान करें और राजा को जो कर दिए जाते थे वे अब दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिए जाएं। भूमि पर राजा के स्वामित्व और व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकारों की विवेचना करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से तो भूमि पर राजा का अधिकार था, लेकिन व्यवहारिक रूप से भूमि विभिन्न व्यक्तियों के अधिकार में थी और कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत अधिकार का मान्यता प्राप्त थी। मनुस्मृति पर मेघातिथि द्वारा लिखी गई टीका से ज्ञात होता है कि कृषि की भूमि के स्वामी परिवार होते थे, लेकिन राजा को भी भूमि का स्वामी इस आधार पर समझा जाता था कि वह समस्त भूमि का स्वामी है। साहित्यिक ग्रंथों और राजपूत काल के अधिकार पत्रों से इस बात की पुष्टि मिलती है कि कृषि योग्य भूमि के स्वामी कृषक परिवार होते थे। जब कोई भी गांव राजा द्वारा दान में दिया जाता था तो भूमि का स्वामित्व दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाता था, उसको केवल यही अधिकार प्राप्त होता था कि वह भूमि कर आदि वसूल करे। राजपूत काल के भूमि संबंधी अधिकार पत्रों से स्पष्ट है कि राजा अपने भूमि संबंधी अधिकारों का हस्तांतरण इन अधिकार पत्रों द्वारा करता है। गुप्तोत्तर काल के अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजाओं ने इस काल में भूमि दान की प्रथा को बढ़ाया। सातवाहन शासक भूमि दान में अग्रणी रहे। राजपूत काल में भी राजाओं ने इनका अनुसरण किया और ब्राह्मणों एवं धार्मिक संस्थानों को भूमि दान में देनी शुरू कर दी। प्रारंभ में भूमि को केवल कर मुक्त किया जाता था। यह भूमि केवल ब्राह्मणों को ही दी जाती थी। कालांतर में राज परिवार में उत्सवों के अवसर पर यह भूमि अन्य अधिकारियों को भी दान में दी जाने लगी। अनेक अभिलेखों में भूमि दान के विवरण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि भूमि उत्सवों के अवसर पर अधिकारियों को दान में दी जाती थी। हालांकि भूमि धार्मिक आधार पर दान में दी जाती थी, लेकिन भूमि दान का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अधिक से अधिक भूमि को योग्य और उपजाऊ बनाना होता था। अब उसक भूमि वेतन के बदले में दी जाने लगी। अगर किसी अधिकारी को भूमि वेतन में दी जाती थी तो इसका अर्थ यह नहीं था कि वह उसका स्वामी हो गया। राजा उससे भूमि वापस भी ले सकता था, जिसे भूमि
दी जाती थी उससे सैन्य सहायता की अपेक्षा नहीं की जाती थी। जब राजा भूमि के अन्य अधिकार भी सौंप देता था तब यह समझा जाता था कि उसने भूमि की प्रभुसत्ता सौंप दी है। भूमि प्राप्त करने वाले को अपने क्षेत्र में न्याय करने और दंड देने के अधिकार दिए जाने लगे। मध्य एवं पश्चिम भारत में दानदाता राजा अब दीवानी के अधिकार भी दान प्राप्त करने वालों को देने लगे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में दान प्राप्त करने वालों को भूमि बेचने व दान में देने का अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसी भूव्यवस्था के कारण आर्थिक जीवन में परिवर्तन आ गए। वह वर्ग जिसे भूमि दान में दी जाती थी वह कृषि नहीं करता था बल्कि कृषकों द्वारा प्राप्त कर से हुई आय से ही अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगा। उनके ब्राह्मण एवं जमींदार कृषकों को नौकर रखने लगे। वे वर्ण व्यवस्था के अनुसार स्वयं को उच्च कोटि का समझते थे और स्वयं को कृषि करने में हीनता की भावना महसूस करते थे। बौद्ध भी विहारों की भूमि को दूसरों से जुटवाते थे। जुताई का कार्य सामान्यतः शूद्र करते थे। शूद्र भूमि से बंधे होते थे और अपनी पैदावार का एक भाग भूस्वामी को देते थे। भूस्वामी राजा से मिली भूमि को लगान पर उठा सकते थे जिससे वे मनमाना राजस्व वसूल करते थे। यद्यपि यह राजस्व दोनों की सहमति से तय किया जाता था। प्राप्त राजस्व का कुछ भाग राजा को भेजा जाता था। बाद में इन भूस्वामियों से यह आशा की जाने लगी कि वह राजस्व के शेष भाग से एक सेना रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर राजा को उपलब्ध कराएगा। राजा की इसी भावना और आवश्यकता ने सामंत वर्ग का विकास किया और नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। मुद्रा की समस्या 11वीं सदी की स्वर्ण एवं टंक मुद्राएं भाग में यूनानी ड्रेकमा 67 ग्रेन के बराबर थी। ये स्वर्ण की बनी हुई मुद्राएं थी। रजत मुद्राएं ध्रुव एवं टंक के भाग भी निश्चित होते थे। ये 3/4, 1/2 तथा 1/4 ध्रुव सिक्कों के बराबर होते थे। इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नाप के अनेक प्रकार के ताम्र सिक्के प्रचलित थे। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच संपूर्ण भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। राजपूताने में अनेक छोटे बड़े राजपूत राज्य थे। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल आदि राजवंश थे। पूर्व में भी स्थानीय राजा शक्तिशाली थे। ये सभी राज्य अपनी अपनी मुद्राएं चलाते थे। इसके अतिरिक्त जब कभी कोई नया शासक बनता तो वह अपने नाम की मुद्राएं चलाता और मुद्रा के भार एवं बनावट में अपनी मर्जी के अनुसार परिवर्तन करता था। इसी कारण इस दौरान अनेक मुद्राएं प्रचलन में आ गई थी। पुरानी मुद्राओं का महत्व नई मुद्राओं के समक्ष नगण्य हो जाता था। इसी कारण मुद्राओं का प्रचलन जनसाधारण में काफ़ी कम था। बलूता प्रथा का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। मुद्राओं की विभिन्नता एवं उनके सीमित प्रचलन क्षेत्र के कारण मुद्राएं व्यापारियों के लिए समस्या बन गई थी। कला, धर्म और दर्शन 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी। कला। राजपूत युग कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस काल में अनेक बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ जिनमें कला के श्रेष्ठतम उदाहरण मिलते हैं। इस काल की कला इतनी श्रेष्ठ थी कि महमूद गजनवी के साथ आया अल-बरूनी भी यहाँ की कला की प्रशंसा किए बिना